डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सवालों पे भी ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्मेट में पूछे गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को में हुआ था, 91 में, महू में। महू एक जिला है फिलहाल एमपी में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ भैया? तो जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ है? महू। और महू पड़ता कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश के महू में जन्म हुआ था। 14 अप्रैल को हर साल एक जयंती मनाते हैं हम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। कब मनाते हैं? हर साल 14 अप्रैल को। याद रखेंगे क्या क्या उन्हें उपनाम मिले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और क्या क्या कहा जाता है। तो उनके दो उपनाम, एक तो उनको बोला गया है भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के जनक, और एक नाम आपने सुना होगा भारतीय गणराज्य के निर्माता। भारतीय गणराज्य के निर्माता। तो एक तो उनके उपनाम याद रखेंगे, भारतीय संविधान के जनक और भारतीय गणराज्य के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्र और पत्रिकाएं कौन कौन सी थीं, उन पर सवाल आता है। किताबें कौन सी लिखी, उन पर सवाल आता है। उन्होंने कौन कौन सी संस्थाएं बनाई, उन पर सवाल आता है। और उन्होंने कौन कौन से आंदोलन करे थे, उन पर सवाल आता है। तो ये 4 हिस्से हैं जहां से एसएससी और बाकी एग्जाम सवाल बनाते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखिए कौन कौन सी पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित करी थी। ठीक। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पत्र व पत्रिकाएं, पत्र व पत्रिकाएं। अच्छा, मैंने पहले बताया था कि पत्र और पत्रिकाएं जो हैं वो लोगों से संवाद का एक जरिया होता था उस जमाने में। आप पत्र के माध्यम से, आप पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। भाई आप कितने लोगों से मिल सकते हैं पूरे दिन में? पूरे दिन में 20 से मिल लेंगे, 50 से मिल लेंगे। लेकिन अगर वही बात आप 1000 लोगों को बताना चाहें, 20,000 लोगों को बताना चाहें, तो फिर साधन दूसरा तलाश करना पड़ेगा। आप मैगजीन के माध्यम से अपनी बात बता सकते हैं। भाई जो जो लोग मैगजीन पढ़ेंगे वो आपकी बातों को, आपकी बात वहां तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो सवाल ये आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो पत्र थे वो कौन कौन से थे। तो खास तरीके से उनके 4 पत्र या पत्रिकाएं आती हैं, उसे हमने एक लिस्ट के जरिए देखेंगे। जैसे ये तो हो जाएगा नाम पत्र या पत्रिका का, पत्र या पत्रिका। वो पत्र या पत्रिका कब शुरू हुई थी, समय। वो पत्र या पत्रिका कहां से निकली थी, जगह का नाम। वो पत्र
या पत्रिका, वो पत्र या पत्रिका किस भाषा में छपी थी, उस भाषा का नाम। ठीक है। सबसे पहला समाचार पत्र जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया था, निकाला था, उसका नाम था मूक नायक। तो पहले समाचार पत्र का नाम मूक नायक। ये जो मूक नायक समाचार पत्र था ये 1920 में रिलीज हुआ था, शुरू हुआ था। कहां से निकला था? तो बंबई से। और आप सब जानते हैं कि बंबई की भाषा क्या है, बोलो? तो मराठी भाषा का समाचार पत्र था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहला समाचार पत्र कौन सा था, या पहला पत्र कौन सा था? मूक नायक। ठीक है। दूसरा पत्र 1927 में उन्होंने पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। दूसरे पत्र का नाम क्या है? बहिष्कृत भारत। और ये 1927 में पत्र निकला था, ये भी बंबई से निकला था और ये पत्र भी मराठी भाषा का था। 1927 में उन्होंने एक सत्याग्रह किया था जिसका नाम मैं बताऊंगा आगे चल के, अभी उनके मोमेंट में, महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह के दौरान उन्होंने बहिष्कृत भारत के नाम से एक मैगजीन निकाली थी। याद रखेंगे, बहिष्कृत भारत किसका एक समाचार पत्र है। एक उन्होंने निकाला था समता, एक उनके समाचार पत्र का नाम था समता। उन्होंने समता संघ भी बनाया था 1928 में, और ये पत्र भी कहां से निकला बेटा? बंबई से। और इसकी भाषा भी क्या थी? मराठी। जो समता समाज समता संघ था उसका ये मुख्य पत्र था। ठीक है। और उनका एक पत्र था जो 1930 में रिलीज हुआ था बंबई से, जिसका नाम था जनता। एक पत्र उनका कौन सा था बेटा? जनता। और ये निकाला था 1930 में। कहां से निकला? ये भी बंबई से। और किस भाषा में था? मराठी भाषा में था। और ये चारों समाचार पत्र किसने शुरू करे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाचार पत्रों में पहला समाचार पत्र मूक नायक, दूसरे समाचार पत्र का नाम बहिष्कृत भारत, तीसरे का नाम समता और चौथे का नाम जनता। ये जो जनता समाचार पत्र था ये 1956 तक चला। 1956 में इसका नाम बदल दिया, वैसा नाम दिया था प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध, कभी आप सोचोगे, कहीं आपने पढ़ा होगा कि प्रबुद्ध भारत भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक समाचार पत्र था। ठीक है। तो सवाल यह आता कि प्रबुद्ध अलग से नहीं चलाया था, बल्कि ये जो जनता समाचार पत्र था ना, तो 4 फरवरी 1956 में इसका नाम बदलकर प्रबुद्ध भारत रखा गया। प्रबुद्ध भारत रखा गया। तो इसका मतलब ये निकलता कि प्रबुद्ध भारत जो है वो अलग से कोई समाचार पत्र नहीं था, बल्कि जनता समाचार पत्र का ही नया नाम था। तो 5 नाम याद रख लेंगे। वैसे 4 हैं समाचार पत्र, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता। देखिए, पिछली कई बार जो है पिछले एग्जामों में एसएससी में इनकी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनकी किताबें पूछी गई हैं। तो समाचार पत्र याद हो गए आपको? मूक नायक, बोलो, बहिष्कृत भारत, समता और जनता। टाइमिंग, सबसे पहला निकला समाचार पत्र 20 में, फिर 27 में, फिर 28 में, फिर 30 में। सब बंबई से निकले हैं और सभी समाचार पत्र मराठी में है। ठीक है। चलिए,
देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, प्रमुख पुस्तकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो किताबें लिखी हैं उनके नाम, एक किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और इसका हिंदी अनुवाद होता है जाति प्रथा का विनाश। ये कई बार किताब आई है और ये पूछा है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश, किसकी एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक किताब आती है द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एक किताब का नाम है द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन। एक किताब का नाम है वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर वीजा। और ये किताब पता कैसे पूछी गई है? इस किताब के बारे में पूछा गया था, 4 किताबें लिखी हुई थी और ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? वेटिंग फॉर वीजा। द बुद्ध एंड हिज धम्म, ये किताब अभी आई थी 2023 में। द बुद्ध एंड हिज धम्म, द बुद्ध एंड हिज धम्म, मतलब बुद्ध और बुद्ध का धम्म। एक किताब का नाम है कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया। एक किताब का नाम है हु वर द शूद्राज। एक किताब का नाम है द बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, द बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स। किताबें तो और भी है, मैं बता दूं आपको। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग, भारत का साम्यवाद, ठीक है, और भी तमाम किताब है, बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी, लेकिन मैं आपको 7 नाम दे रहा हूं। ये आप सही से पढ़ लोगे तो इनमें से कुछ ना कुछ मिल जाता है। और ज्यादातर पता ये वाली किताब आती है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, या फिर किताब ये आती है ये वाली वेटिंग फॉर वीजा, या फिर किताब आती है बुद्ध एंड हिज धम्स, या फिर किताब आती है कास्ट इन इंडिया। ठीक है, ये 3-4 किताबों पर जो मैंने निशान लगाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। 26 के पेपर में अगर किताब आएगी तो इनमें से कोई ना कोई मिल सकती है, आपको तैयार कर लें। चलिए अब बात करेंगे उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुछ संगठन थे। देखिए, अगर आपको अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है तो फिर आप संगठन के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। संगठन तक आप अकेले की आवाज उतनी दूर तक नहीं जा सकती जितनी दूर संगठन की आवाज जाएगी। मैं अकेला कहूंगा वो बात अलग है, हम सब मिलकर उस बात को कहेंगे तो उसका असर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, और हम जैसे 100 लोग और मिल जा तो असर ज्यादा पहुंचता है। ठीक है, तो उनके संगठन कौन कौन से थे जो उन्होंने बनाए थे? चलिए
संगठनों के नाम भी अगर आप याद रख लोगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा, समझ लीजिए आपका। संगठनों के नाम भी अगर आप याद रख लोगे तब भी क्वेश्चन पेपर में सवाल मिल जाएगा आपको। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संगठन बनाए थे उनके नाम क्या क्या थे? तो उनके एक संगठन का नाम था बहिष्कृत हितकरणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अच्छा, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं जिन लोगों का समाज ने बहिष्कार कर दिया है उनके हित को करने के लिए जो संस्था बनाई गई थी उसका नाम क्या था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। किन लोगों के लिए थी? जिन लोगों का समाज ने बहिष्कार कर दिया था उनके लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई थी। अब सवाल यहां से निकलता है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है वो कब बनाई गई थी, कहां बनाई गई थी, किसने बनाई थी, मूल मंत्र क्या था, कौन अध्यक्ष बना था? बड़े सारे सवाल हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो गठन हुआ था, गठन या स्थापना, वो हुई थी बेटा जुलाई 1924 में। 20 जुलाई 1924 को। कहां पर इसको बनाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो कर्म भूमि है वो बंबई है। कहां है? तो बंबई में। इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, इस के उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो अध्यक्ष भी थे और संस्थापक भी थे। उपाध्यक्ष बनाए थे CL सीतलवाड़। और पता है इस संगठन का मूल मंत्र क्या था? संगठन का मूल मंत्र था शिक्षित बनो, कोमा संगठित रहो और संघर्ष करो। यह टैगलाइन थी और बड़ी अच्छी विचारधारा। देखिए, वो कहते हैं उन लोगों से जिनका समाज ने बहिष्कार कर दिया है कि देखिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा, आपको संगठित होना पड़ेगा और आपको इस के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। तो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये किस संस्था का एक मूल मंत्र था। अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये संस्था क्यों बनाई थी उन्होंने। मेन मकसद क्या था भैया? दलित वर्गों के बीच शिक्षा का प्रचार करना। दलित वर्गों के बीच शिक्षा का प्रचार, शिक्षा को बढ़ावा देना। अब सुनिए मेरी बात भाई, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा तो उसके लिए फिर काम करना पड़ेगा। आपने संगठन तो बना दिया। कहते हैं इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा के द्वारा जो पहला हॉस्टल बना था बच्चों के लिए वो बनाया गया था सोलापुर में। सोलापुर, कोल्हापुर, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा के द्वारा बनने वाला पहला छात्रावास, छात्रावास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हॉस्टल। बच्चों के रहने के लिए, खाना फ्री, रहना, इस तरीके से। तो पहला हॉस्टल कहां बना था इस संस्था का?
प्रथम छात्रावास ये बना कहां था भैया? ये बना था सोलापुर में। और सोलापुर कहां है? महाराष्ट्र में। अगर तुम इतनी बात भी याद रख पाए कि बहिष्कृत हितकारिणी एक संस्था थी और उस संस्था को किसने बनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और कब बनाया था? तो भी बात आपकी एग्जाम तक पहुंच जाएगी। मैं बता दूं भाई, हमारा काम तो होता है कि 2-4 एक्स्ट्रा बातें लिखवाना। मेन बात यही है कि ये संस्था किसकी थी और क्यों बनाई गई थी। तो जो दलित समुदाय है उसको शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए। ठीक है, चलिए, ऐसी उनकी एक संस्था थी जिसको कहा गया था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये भी सवाल पूछा गया है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अच्छा, एक बात बताओ, मैं इसे हिंदी में स्वतंत्र श्रम दल कह दूं? अरे, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? स्वतंत्र। अच्छा, लेबर का मतलब क्या हो गया? श्रमिक। और पार्टी मतलब दल। तो इसे हिंदी में क्या कह सकते हैं आप? इसे हिंदी में कह सकते हैं स्वतंत्र श्रमिक दल। दल मतलब पार्टी। अच्छा, इससे पता चल गया होगा कि ये पार्टी इन्होंने बनाई है, संगठन इन्होंने बनाया है, तो किसके लिए है? बोलो, मजदूरों के लिए? बोलो भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इस संगठन को बनाया था 15 अगस्त 1936 को। अच्छा, अनुमान लगाओ, ये संगठन उन्होंने कहां पर बनाया था? कहां बनाएंगे बताओ? वो कहां रहते हैं? बंबई में। मैंने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो कर्म भूमि है वो क्या है? वो बंबई है। संस्थापक कौन है इसके? तो संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों बनाया था संगठन ये? क्या मकसद था इसके पीछे, बनाने के पीछे? दलितों, श्रमिकों और भूमिहीनों के अधिकारों के लिए लड़ना। दलितों, श्रमिकों व भूमिहीनों के अधिकारों के लिए लड़ा। अधिकारों के लिए लड़ना, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग इसका यह निकलता है कि दलितों, श्रमिकों या भूमिहीन मतलब ठेठ मजदूरों के अधिकारों को अगर दबाया जाता है तो ये जो संगठन है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये उनकी आवाज बनकर उनके हक की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट में जाएंगे, मांग करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, इस तरह से। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा को क्यों बनाया गया था? दलितों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो मोटी मोटी बातें थोड़ा सा समझिए कि उन्होंने जो लीडरशिप करी है, नेतृत्व संभाला है, उसको अपनी संस्थाओं के जरिए किस तरीके से उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। तो दूसरी संस्थान का नाम क्या था? बोलो। हाँ, एक ऐसे ही संस्थान था जिसका नाम था अनुसूचित जाति फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक और संगठन जिसका नाम है अनुसूचित जाति फेडरेशन, अंग्रेजी में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कह सकते हैं आप।
देखिए, स्थापना हुई थी 19 जुलाई 1942 को। इसकी जो स्थापना हुई थी 19 जुलाई 1942 को। कहां हुई है? तो देखिए, स्थान क्या है इसका? नागपुर है। इसका स्थान बंबई नहीं है। अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना कहां की गई थी? नागपुर में। संस्थापक कौन थे? संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थापक थे अनुसूचित जाति संघ के। संघ भी कह सकते हैं ना फेडरेशन को, ठीक है। देखो, अब इससे पता चल लिया है कि अनुसूचित जाति के लिए संघ बनाया गया था। तो ये राष्ट्रीय स्तर का संघ था, नेशनल लेवल पर काम करता था, और इसका मकसद था दलितों के अधिकारों की रक्षा करना व उत्थान करना, ठीक है। तो देखिए, यह राष्ट्र, इसका उद्देश्य क्या था? दलितों के अधिकारों की रक्षा करना व उनका उत्थान करना। और मैं बता दूं, कभी कभी यह सवाल बन जाता है, देखिए, यह राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी। ये जो बाकी है वो बंबई के लिए है। यह राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी, मतलब नेशनल लेवल की पार्टी थी, जिसका नाम था अनुसूचित जाति फेडरेशन। पूरे देश के लिए काम करती थी। अक्टूबर 1957 में इसके स्थान पर इसे भंग कर दिया गया और नया नाम दिया गया, जिसे कहते हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो याद रखेंगे, 1957 में, 1957 में इसे भंग करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। या यूं कह दें कि जो अनुसूचित जाति फेडरेशन था, उसका नाम बदल के क्या रख दिया? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आरपीआई। आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। सीपीआई है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वैसे ही आरपीआई क्या है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। चलिए देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चौथे संगठन का नाम है पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी। अभी जाहिर सी बात है, शिक्षा को लेकर है ये भी, बोलो। तो ये संगठन कब बना था? 1945 में, 8 जुलाई को। इसकी स्थापना 8 जुलाई 1945 को हुई थी। ये संगठन भी कहां बना है? तो ये संगठन बना बेटा कहां? बंबई में। और इसके भी संस्थापक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
ठीक है। मकसद क्या था? जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, कॉलेज स्तर की शिक्षा है, एससी और एसटी के बच्चों को कॉलेज स्तर की शिक्षा के लिए प्रयास करना। एक तो होता प्राइमरी एजुकेशन, एक होती है हायर एजुकेशन, एक होती है कॉलेज स्तर की एजुकेशन, डिग्रियां जहां पर जाके मिलती हैं। तो इसका मकसद क्या था? अनुसूचित जाति व जनजातियों में ऐसा कह दो, एससी व एसटी में उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन को बढ़ावा देना। अच्छा देखो, एक बात बताओ, हायर एजुकेशन तभी तो मिलेगी जब उन बच्चों के लिए फैसिलिटी होगी हायर एजुकेशन की। तो याद रखेंगे, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत पहला कॉलेज कौन सा बना था? पहला कॉलेज कौन सा बना था? इस सोसाइटी के तहत बनने वाला प्रथम कॉलेज कौन सा था? तो पहला कॉलेज बना था बंबई में, जिसका नाम था सिद्धार्थ कॉलेज। नाम सिद्धार्थ क्यों रखा गया? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए, एक संगठन उन्होंने बनाया जिसका नाम था भारतीय बौद्ध महासभा। भारतीय बौद्ध महासभा। उनके एक संगठन का नाम था भारतीय बौद्ध महासभा। देखिए, भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना 4 मई 1955 को हुई थी। 4 मई 1955 को कहां हुई थी? तो बेटा बंबई में। अच्छा, इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उद्देश्य क्या था? नाम में कुछ तो समझ में आ रहा होगा, नाम से बौद्ध महासभा है, और बौद्धों की अगर कोई महासभा है तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगी सभा वो, या नहीं करेगी? तो मकसद था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। चलिए, उनका एक संगठन है जिसका नाम है समता सैनिक दल। समता सैनिक दल का मुखपत्र समता था, फ्रंट पेपर उसका, जिसमें बातें आती थी। तो समता सैनिक दल। देखिए, समता सैनिक दल की स्थापना सबसे पहले हुई थी और इसको बनाया गया था 13 मार्च 1927 को। समता सैनिक दल की स्थापना कहां हुई थी? तो वो हुई थी महाड़ में। और महाड़ कहां है? महाराष्ट्र में। संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उद्देश्य क्या था?
जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ना, खिलाफ लड़ना, दलितों की रक्षा करना, और ये मैंने बताया है कि समता जो समाचार पत्र था जिसमें बातें आती थी समता सैनिक दल की, महाड़ जगह पड़ती है कहां पर? महाराष्ट्र में। महाड़ कहां है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अभी चर्चा करेंगे हर बिंदु को छूते हुए, कॉमन बात देखेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकली उन्होंने अपने कामों को अंजाम दिया है। देखिए, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत, ये कौन थे उनके? बोलो, पत्र या पत्रिकाएं थी। संगठनों में बहिष्कृत भारत, समता सैनिक दल, बोलो, अनुसूचित जाति फेडरेशन, और बताइए, बोलो, बौद्ध महासभा, और हाँ जी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये कुछ उनके दल थे, उनके नाम थोड़ा सा आप देख लें। ठीक है, चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सत्याग्रह, सत्याग्रह कौन से थे उनके? और कहानी ना अब यहां से समझ में अब आएगी। अब थोड़ी थोड़ी बातचीत भी करेंगे इस चीज को लेकर और समझने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सत्याग्रह। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सत्याग्रह 1818 की बात है, थोड़ा बहुत पीछे चल रहे हैं। 1818 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अंग्रेजों की और मराठों की लड़ाई हुई थी, और उसमें एक लड़ाई हुई थी कोरेगांव का युद्ध। और जो कोरेगांव की लड़ाई हुई थी, 1818 की कहानी लेकर चल रहे हैं हम। उस कोरेगांव की लड़ाई में महार एक कम्युनिटी है जो दलित समाज में आता, मतलब बहुत सारे महार सैनिक लड़े थे, और वो जो सैनिक थे वो उस युद्ध भूमि में शहीद हुए थे कोरेगांव की लड़ाई में। मामला यहां से भारतीय राजनीति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सफर की शुरुआत है। तो कहानी पहले हम लिखते भी चलें। मामला क्या था? देखिए, मामला ये था, 1818 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कोरेगांव की लड़ाई हुई। कोरेगांव की लड़ाई हुई जिसमें अनेक महार सैनिक शहीद हुए। जिसमें अनेक महार सैनिक शहीद हुए। मतलब वो वीरता के साथ लड़े कोरेगांव की लड़ाई में मराठों की तरफ से, और वो उस रणभूमि में शहीद हो गए। बात थी 1818 की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में इन सैनिकों के सम्मान में एक विजय स्मारक बनाया। जो सैनिक शहीद हुए थे ना, वो कोरेगांव गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और कोरेगांव में उन महार सैनिकों के सम्मान में उन्होंने एक विजय स्मारक बनाया। अब ये तो सिंपल है कि
आप उन सैनिकों को सम्मान दे रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है वो फिर आपके साथ आएगी या नहीं आएगी? बोलो। यहां से जर्नी शुरू होती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। देखिए, जनवरी 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जनवरी 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महार सैनिकों के सम्मान में महार सैनिकों के सम्मान में कोरेगांव विजय स्मारक समारोह का आयोजन किया। कोरेगांव विजय स्मारक समारोह का आयोजन किया। ये मतलब जो महार सैनिक शहीद हुए थे उन शहीदों को सम्मानित करते हुए विजय स्मारक समारोह मनाया गया। तो हजारों की संख्या में वहां पर महार कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा होगा उन लोगों से? उन लोगों से बताया होगा कि देखिए, जो कोरेगांव की लड़ाई में महार सैनिक शहीद हुए हैं उन्हें लोगों ने सम्मान नहीं दिया है। उन्हें लोगों ने सम्मान नहीं दिया है, लेकिन वो हमारे घर के लोग हैं, अगर लोग सम्मान नहीं दे रहे तो हम तो देंगे। इससे महारों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान बढ़ा। यह सम्मान नहीं बढ़ा होगा कि ये तो हमारी कम्युनिटी के बारे में अच्छी बात है। तो हजारों लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में जुड़ गए फिर। ठीक है। और यहां से जर्नी की शुरुआत हुई, जिसे कहते हैं हम महाड़ सत्याग्रह। क्या कहते हैं उसको हम? महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह यहीं से शुरू होता है। अच्छा, इन लोगों ने इस समारोह के दौरान कोरेगांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अपने दुख, तकलीफ, समस्याएं बताई होंगी। एक समस्या बताई गई, जिस समस्या का नाम से आंदोलन शुरू हुआ उसे कहते हैं महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह। देखिए, जो महाड़ सत्याग्रह है वो कब हुआ था? देखो, कोरेगांव में उन्होंने जो विजय समारोह का आयोजन करा था वो जनवरी में करा था, 27 में। ये बात है 20 मार्च 1927 की। इसे और क्या कहते हैं भैया? इसका सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या है? इसे कहते हैं चबदार तालाब सत्याग्रह। चबदार तालाब सत्याग्रह, या इसी को कहते हैं महाड़ का मुक्ति संग्राम। महाड़ का मुक्ति संग्राम। महाड़ का मुक्ति संग्राम। और सुनिए, देखिए, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रथम सत्याग्रह था। यह भी क्वेश्चन आया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पहले सत्याग्रह का नाम क्या था? महाड़ सत्याग्रह। मामला क्या था? मामले को समझिए। जनवरी 1927 में
कोरेगांव में महार कम्युनिटी को इकट्ठा किया गया, महार जाति के लोगों को। तो जब लोगों को इकट्ठा करा गया होगा तो अंबेडकर साहब ने अपनी बात रखी होगी कि हम उन सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, हम उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, वो हमारे सर का ताज थे, गौरव थे। तो फिर लोगों ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अपनी पीड़ा जाहिर करी होगी। पीड़ा क्या थी? पीड़ा ये थी कि उस महाड़ के इलाके में एक तालाब था। उस जमाने में नल वगैरह तो होंगे नहीं, समरसेबल थे उस जमाने में? नहीं थे। तो लोग ना तालाबों के जल का इस्तेमाल करते थे पीने के लिए और अपने दैनिक कामों के लिए, जिसे चवदार तालाब कहा गया है। तो महाड़ के लोगों ने कहा कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो हमें इस तालाब का पानी नहीं पीने देते। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा होगा कि अरे ये तो गलत बात है, गलत बात है, कौन तुम्हें पानी नहीं पीने देगा, हम इसके लिए क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। इसी के लिए उन्होंने समता सैनिक दल बनाया था 1927 में। समता सैनिक दल लिखवाया मैंने, एक संगठन बनाया था 1927 में, 1927 में। और उसका मतलब ये था, सैनिक दल है वो, समता सैनिक दल है। समता सैनिक दल का मतलब यह है कि उसमें कुछ नौजवानों को, कुछ लोगों को शामिल किया गया था एज इस तरीके से, ताकि जब वो मूवमेंट करेंगे, जब वो सत्याग्रह करेंगे चवदार में जाकर, तो कोई हिंसा ना हो। हिंसा करने के लिए नहीं, हिंसा करनी नहीं है उनको, समता सैनिक दल के लोगों को, बल्कि हिंसा को रोकना है। अब भीड़ है, भीड़ में सब लोग सेम तो नहीं होते। जैसे मान लीजिए मैं आप सबसे कहूं कि चलो बेटा चौराहे पे चल के आंदोलन करेंगे, लेकिन ध्यान रखियो आंदोलन करना चुपचाप तरीके से, मतलब शांतिपूर्वक। तुम कह रहे चलो चलो, चले गए। अब जहां हम आंदोलन करने के लिए बैठ गए, मान लीजिए किसी के खिलाफ तो कर ही रहे हैं या अपने खिलाफ ही कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कर रहे हैं। अब एक आदमी ने हो सकता मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी, तो जब मुझे गाली दी तो मुझे तो बुरी नहीं लगी, लेकिन हो सकता आप में से किसी को बुरी लग जाओ, बोले यार हमारे भैया को तुम गाली दे रहे हो, तो हो सकता तुम ही मारपीट पे उतारू हो जाओ। तो तुम्हें रोकने के लिए कि अपने लोग झगड़ा ना करें, इसे रोकने के लिए समता सैनिक दल बनाया था कि अगर हम महाड़ का मुक्ति संग्राम शुरू करेंगे तो बवाल हो सकता है, हमारे लोग भी उसमें सक्रिय रूप से हिस्सा ले सकते, हिंसा ना हो। उसे रोकने के लिए 1927 में क्या बनाया गया, समता सैनिक दल बनाया गया। और एक अखबार निकाला था 1927 के आसपास, जिसका नाम था समता अखबार। उसका काम क्या था समता अखबार का? समता अखबार का काम यही था कि आंदोलन के, सत्याग्रह के बारे में लोगों तक सूचना पहुंचाना। बात समझ में आ गई? तो हुआ क्या, 1927 में जनवरी में कोरेगांव में सम्मेलन हुआ। उसी समय अगले 2 महीने के बाद लोगों ने बताया कि महाड़ के अंदर जो तालाब है, चवदार तालाब, जो ऊंची जाति के लोग हैं वो उस तालाब का पानी पीने से हम रोकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हम इसके लिए सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह का मतलब यह है कि हम वहां पर प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्वक तरीके से। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने अनुयायियों के साथ में क्या करते हैं, वहां गए, हजारों की संख्या में वहां पर उनके साथ में जो उनके मानने वाले लोग थे, पार्टी के लोग थे, वो मौजूद थे। और वहां गए और वहां उन्होंने उस तालाब के जल का इस्तेमाल किया। जब तालाब के जल का इस्तेमाल किया और मामला शांतिपूर्वक निपट गया, तो आप हिसाब लगा लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कद काठी में, सम्मान में, बात मानने वाले, बात के रूप में, बताइए वो मतलब वो फेमस हुए या नहीं हुए? फेमस का मतलब है कि लोगों को उनके ऊपर अब ज्यादा विश्वास हुआ कि नहीं हुआ, और लोगों को लगा कि ये व्यक्ति जो है वो दलितों का तारणहार है, उद्धारक है। क्लियर? अब मामला और आगे खिंचा। आगे मामला ये खिसका कि देखिए अब लोग फिर आ गए और लोगों ने अपनी बात रखी कालाराम मंदिर को लेकर। आता नहीं, कालाराम मंदिर सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, तो कालाराम मंदिर सत्याग्रह भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। बात आ गई 1930 की। 1930 में दलित कम्युनिटी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कहा कि कालाराम मंदिर जो नासिक में है, वहां पर दलितों को प्रवेश नहीं है, मतलब उनकी एंट्री नहीं है। ठीक है, कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और
उनके समर्थक वहां पर पहुंचे। 1930 में सत्याग्रह किया गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। सिफर मतलब जीरो, जीरो मतलब कोई नतीजा नहीं आया, अर्थात जो प्रक्रिया पहले से चल रही थी वो प्रक्रिया बरकरार रखी। सत्याग्रह बड़ा लंबा चला है ये वाला, और ये सत्याग्रह चला है 5 साल 11 महीने 7 दिन कालाराम मंदिर को लेकर। तो अभी चूंकि कुछ बातें रह गई हैं, कोशिश बतेरी करी कि पूरा टॉपिक खत्म हो जा, लेकिन नहीं हो पाया, तो अगली क्लास में इसको हम ऐड कर देंगे। कल को 2 छोटे टॉपिक ले लेंगे, ठीक है। चलो। सुनो भाई, ऐसे लिखेंगे यह सत्याग्रह 5 वर्ष 11 माह 7 दिन चला। ये जो कालाराम मंदिर सत्याग्रह था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ये कितने समय तक चला? बोलो। अंततः सफलता नहीं मिली और मंदिर के दरवाजे दलित कम्युनिटी के लिए नहीं खोले गए, तो फिर बाद में मूवमेंट ये बंद कर दिया गया। ठीक है। और सुनिए, ऐसी है उनका, इससे पहला एक और पार्ट आता है
उसे कहते हैं पार्वती मंदिर सत्याग्रह। पार्वती मंदिर सत्याग्रह, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक सत्याग्रह है। ये सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये 1929 का है, कालाराम 30 का है। ठीक है, कहां पर यह सत्याग्रह हुआ था? तो ये हुआ था पुणे में। और पुणे कहां है? महाराष्ट्र में। मकसद इसका भी यही था दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाना। दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाना। चलिए कुछ और पॉइंट नोट करेंगे। तीनों सत्याग्रह याद रखेंगे, महाड़ वाला, पार्वती मंदिर सत्याग्रह और कालाराम। ठीक है, और यहां से इन मूवमेंट से दलित कम्युनिटी, दलित समुदाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हो गया। ठीक है, तो एक तो ये सीखने की जरूरत है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो पॉलिटिकल कैरियर है उनका, वो ऐसे ही शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कम्युनिटियों के लिए, समुदायों के लिए, अछूतों के लिए, SC ST के लिए काम करा है। ठीक है, तभी भारतीय राजनीति में कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक स्तंभ की तरह थे। स्तंभ मीन्स एक पिलर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक मतलब वर्चस्व रहा है। ठीक है, खास तरीके से दलित कम्युनिटी के साथ को लेकर। चलिए एक और सवाल आता है, देखिए कहते हैं गांधी अंबेडकर की पहली मुलाकात कहां हुई थी? गांधी मतलब महात्मा गांधी, अंबेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली मुलाकात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों पहली बार कहां मिले थे? तो याद रखेंगे वो मिले थे 14 अगस्त 1931 को। 14 अगस्त 1931 को कहां मुलाकात हुई थी? तो बताया जाता मणि भवन, ये बिल्डिंग का नाम है, अर्थात याद रखेंगे बंबई में। जो मुंबई है वो उस जमाने में किस नाम से मशहूर था? बंबई के नाम से। ठीक है, एक बार आपने सुना होगा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट क्या था और पूना पैक्ट जो है वो किस किस के मध्य हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन आता है पूना पैक्ट। देखिए पूना पैक्ट, अच्छा पैक्ट का यहां मतलब पता क्या है? समझौता। 1932 का है। पूना पैक्ट कब का है? एक तो इसकी सन याद रखना। अच्छा पूना का मतलब है पुणे। पुणे, आप पुणे को अंग्रेजी में लिखा है PUNE है, तो कुछ लोग उसे पुणे कहते हैं, कुछ पुणे कहते हैं, कुछ पूना कह देते हैं। तो वही शहर है मुंबई वाला। अब देखो पूना पैक्ट का संबंध किससे था? संबंध किसको लेकर था? तो दलितों के आरक्षण से संबंधित। दलितों के आरक्षण से संबंधित।
और थोड़ी सी बात ऐसे याद रखनी है कि पूना पैक्ट में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों के बीच में समझौता था ये। इसमें गांधी और अंबेडकर के हस्ताक्षर नहीं है, बल्कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके हस्ताक्षर हैं। ठीक है, तो ये गांधी और अंबेडकर के बीच का समझौता नहीं है। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में हम लोग जानेंगे और ये विचार करेंगे कि ये मामला आखिरकार मैटर क्या था। बहुत सारे लोग इसे उस रिजर्वेशन से संबंध मान लेते हैं जो आज का रिजर्वेशन है SC ST का। इसका बेस समझिए, बेस क्या था। बेस ये था कि ऐसा मान के चलिए देश अंग्रेजों का गुलाम था, मान के क्या चलिए देश था ही उस समय अंग्रेजों का गुलाम। तो तुमने नाम सुना होगा जैसे कि वहां पर विधान परिषद होती थी। क्या होती थी? विधान परिषद में 100 सीटें थीं और ये 100 सीटें जो थीं वो रिजर्व नहीं थीं। ये 100 सीटें किसी के लिए रिजर्व नहीं थीं। अब दौर आया जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 में। और मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश हुकूमत से मुस्लिमों के अधिकारों की मांग उठाई और कहा कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं, आप हमारी सुन लो, बस हमारी सुन लो, हमारी बात को मान लो, हमें विधानसभा में रिजर्वेशन दे दो। आपने नाम सुना होगा 1909 का मोर्लेमेंटो सुधार आया। सुना नाम? सुन लोगे, सुना दूंगा मैं किसी दिन आपको। 1909 में मोर्लेमेंटो सुधार आया और मोर्लेमेंटो सुधार में मुस्लिमों को विधानसभा में सीटें आरक्षित कर दी अंग्रेजों ने। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर मैं ऐसा मान लूं कि इसे डिवाइड करके 50 सीट किसे मिल गई? मुस्लिमों को, और 50 सीट किसे मिल गई? हिंदुओं को। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 1909 के मोर्लेमेंटो के तहत मुस्लिमों की मांग को अंग्रेजों ने मान लिया और उनके लिए निर्वाचन की अलग व्यवस्था कर दी। भाई निर्वाचन की अलग व्यवस्था का मीनिंग ये था कि उनके लिए रिजर्वेशन तय कर दिया कि 50 सीटें मुस्लिम चुनाव लड़ेंगे, मुस्लिम 50 सीटों के लिए रिजर्व होंगे। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, इस मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करने से देश को हुआ नुकसान, अंग्रेजों का हुआ फायदा। अब देश का क्या नुकसान हुआ? जब मैं भी और आप भी, हम सब मिलकर, हिंदू और मुस्लिम मिलकर आजादी की मांग एक साथ उठाते थे तो हमारी पावर कैसी थी? ज्यादा थी। अब मुस्लिम क्या करेंगे? भाई मुस्लिम जो अंग्रेजों से मांगेंगे वो मिलेगा, तो मुस्लिम आजादी की मांग क्यों करेंगे? बोलो। इसका मतलब आजादी की मांग कमजोर पड़ी या नहीं पड़ी? कमजोर पड़ गई। अब समय बीता और समय बीता ये कि देखिए दलितों के लिए अलग निर्वाचन की बात हो रही थी। दलित कह रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जो अनुयायी और वो कह रहे थे कि विधानसभा के अंदर या विधान परिषद के अंदर दलितों को अलग रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अलग रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए, सुन लीजिए, 50-50 सीटें हो गई, या ऐसा मान लो, ऐसा आप मान लो कि अंग्रेजों ने जब इसका डिवाइडेशन किया मोर्लेमेंटो सुधार के तहत 100 सीटों में से मान लो 30 सीटें किसे दे दी? मुस्लिमों को। 80 किसके 70 किसके पास बच गई? हिंदुओं के। अब दलितों को अलग सीट मिलेंगी तो इसमें से फिर डिवाइडेशन होगा, फिर डिवाइडेशन होगा। मान लो 20 सीटें दलितों को दे दी, ये कितनी बची? 50। अब सुनते रहना, ये अपनी बात अंग्रेजों से रखेंगे, ये अपनी बात अंग्रेजों से रखेंगे, ये अपनी बात अंग्रेजों से रखेंगे, सब अपने अपने हक में लड़ेंगे। देश के लिए तो कोई लड़ेगा ही नहीं। भाई देश के लिए हम 4 भाई हैं, समझते रहना मेरी बात। हम 4 भाई हैं, हमने 4 बीघा जमीन बेच दी तो डीलर ने ये कहा कि देखो भाई 4 लाख रुपए बीघा जमीन हम तुम्हारी लेंगे। 4 बीघा जमीन है, 16 लाख की हो गई। हर एक भैया को 4-4 लाख रुपए मिल जाएंगे। बात तो ठीक है,
यहां तक डीलर ने हमें जो है वो ऐसा मान के चले 11 लाख रुपए दे दिए या 12 लाख रुपए दे दिए और कहा कि मैं 4 लाख रुपए बाद में दूंगा 2 महीने के बाद, तो हमें 3 मिल गए। समझते रहे ना। अब एक दिन मुझे जरूरत पड़ी, मैं डीलर के पास गया, मैंने कहा डीलर साहब वो पैसे रुक रहे थे, पैसे दे दो हमारे, भाई साहब मंगा रहे हैं। उन्होंने कहा यार अभी नहीं है, 15 दिन बाद में दे देंगे। मैंने चलो ठीक है, मैंने आके घर बता दी। छोटे वाले को जरूरत पड़ी पैसों की तो वो गया डीलर के पास, उसे भी टरका दिया। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर हम सब जने जाएंगे तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा है, और अगर हम एक एक करके जाएंगे तो वो तो कह देगा मैंने तुझसे जमीन थोड़ी ली है, तेरे बड़े भैया सौदा करा, बड़े भैया से कह देगा तुम्हारी अकेलों की थोड़ी है यार, तुम जो बिगड़ लो इतने, 3 और भी तो हैं लो आगे मुंह उठा के अबे दे देंगे तुम्हारे पैसे, 3 और कहना है मुझसे। तो जब तक लो हम चारों मिलकर नहीं कहेंगे तब तक लो वो पैसे देने में आनाकानी करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। तो सवाल इस बात का था कि अगर आरक्षण लोगों को, एससी को अलग, आज एससी वाले मांग रहे थे आरक्षण, उससे पहले मुस्लिमों ने आरक्षण मांगा, फिर यादव आरक्षण मांगेंगे, फिर चौहान आरक्षण मांगेंगे, फिर ब्राह्मण आरक्षण मांगेंगे, तो सब अपने अपने आरक्षण को लेकर बैठे रहेंगे। आजादी की बात कोई करेगा? संपूर्ण आजादी की कोई बात करेगा? इस बात को लेकर मामला जो था पूना पैक्ट का मामला था। अब सवाल यह कि क्या दलित समुदाय अलग आरक्षण की मांग कर रहे थे वो गलत था? उनका भी तो एक हिस्सा है। तो इस समझौते में यह हुआ कि देखो, इस समझौते में यह हुआ कि ये जो सीटें हैं, कितनी सीटें बच रही थी, मान लो ये जो 70 सीटें बच रही थी, इन 70 सीटों को काटा नहीं जाएगा, बल्कि हिंदू कोटे में ही दलितों को शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि दलितों को निर्वाचन में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, दलितों को अलग निर्वाचन में हिस्सेदारी मुस्लिमों की तरह नहीं दी जाएगी, बल्कि जो हिंदू कोटा है उसी कोटे में दलितों को शामिल किया जाएगा। यह मामला पूना पैक्ट में आया था। समझ में आ गई बात? लोग कहते हैं पूना पैक्ट आरक्षण से संबंधित, तो कौन सा आरक्षण था वो? आज वाला आरक्षण थोड़ी ना था वो। लोग अक्सर कहते थे गांधी जी आरक्षण के खिलाफ थे, इस वाले आरक्षण के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उस बात के खिलाफ थे जो निर्वाचन में अलग व्यवस्था की मांग चल रही थी। बोले अलग मांग मत रखो, अगर 70 सीटें हिंदुओं को दी गई हैं तो 20 सीटें इन्हीं सीटों में से दलितों को देंगे हम, तो कम से कम रंगे तो साथ में, और अलग हो जाएंगी सीटें तो मामला दीवार खिंच जाएगी, नहीं खिंच जाएगी? भाई हम सब न्यारे अगर हो गए हैं, 3 घर, एक उधर का, एक ये वाला और एक पल्ला वाला, अगर हम सब तीनों भाई अलग अलग हो गए हैं तो क्या दीवारें बनाना जरूरी है? दीवारें नहीं होंगी तो भी तो अलग ही माने जाएंगे, लेकिन दीवार के ना होने से बोलो कुनबे अलग नहीं माने जाएंगे ना फिर, और दीवारा हो जाएंगे तो घर अलग अलग माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। ये प्रभाव था। चलिए ऐसे लिखेंगे, भारत आजाद हुआ, संविधान सभा में उन्हें चुना गया। अब एक सवाल और निकल कर आता है कि देखिए, जब संविधान सभा का चुनाव हुआ जुलाई 1946 में, कैबिनेट मिशन आया था ना मार्च 1946 में, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया और जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। क्लियर? संविधान सभा के चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से जीते थे? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से जीते थे? तो पश्चिम मतलब बंगाल से जीते थे। वेस्ट बंगाल मत लगाना, बंगाल से जीते थे। ठीक है, अभी बात आएगी, बताएंगे मामला क्या था। देखिए, संविधान सभा के चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल से चुनाव जीते थे।
वो मेंबर कहां से बने थे? बंगाल से। पश्चिमी बंगाल मत लिखना। वो बंगाल से चुनाव जीते और चुनाव जीत के संविधान सभा के मेंबर बने थे। अब मामला यहां पेचीदा हो गया। कैसा मामला पेचीदा हो गया? समझिए कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जहां से चुनाव जीते थे, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया 1947 में, और वो सीट कहां चली गई? वेस्ट बंगाल, मतलब वो चली गई बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। बोलो, अब पाकिस्तान में सीट चली गई तो जो सीट जिधर चली गई तो मेंबरशिप खत्म हो गई इधर की। अब संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कि मेंबरशिप खत्म हो गई। फिर महात्मा गांधी ने कहा था कि देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य होना चाहिए। जब ये सीट पाकिस्तान में चली गई, जो आज बांग्लादेश है, तो महात्मा गांधी के कहने पर बंबई के से जो चुनाव जीत के आए थे एमआर जयकर, उन्होंने रिजाइन करा। क्या करा? और उनके रिजाइन करने के बाद सदस्यता उनकी भी खाली हो गई। बंबई से पुनः उपचुनाव कराया गया और उस उपचुनाव में जीते कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो वो बाद में कहां से जीत के आए थे? बंबई से। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, संविधान सभा के चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल से चुनाव जीते थे, लेकिन विभाजन होने पर एमआर जयकर के त्याग पत्र देने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंबई से उपचुनाव जीते थे। तो बाद में उनके लिए किसने सीट खाली करी थी? एमआर जयकर ने। क्लियर? एमआर जयकर। ये सवाल आया था एक बार, किसने रिजाइन दिया था? एमआर जयकर ने। और सुनिए, फिर संविधान सभा बनी। संविधान सभा के बाद देश आजाद हुआ, पहली सरकार बनी और उन्हें कौन सा पद मिला? कानून मंत्री। कानून मंत्री, विधि एवं कानून मंत्री बनाया गया किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम विधि मंत्री कौन बने थे? कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, एक नाम आपको सुनने के लिए मिलेगा, दीक्षा भूमि। दीक्षा भूमि कहां है? दीक्षा भूमि है नागपुर में। और नागपुर कहां है बेटा? अच्छा, दीक्षा किस चीज की होती है? बोलो। पढ़ाई में शिक्षा, धर्म में दीक्षा। मामला यह था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात को लेकर परेशान रहे कि दलितों और अछूतों के साथ में ये भेदभाव क्यों है, क्यों उनको मंदिरों में जाने से रोका जाता है, और अगर ये है तो फिर मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता। कहते हैं उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में नागपुर के अंदर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। क्या कर लिया था? और जहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उस जगह को आज क्या कहते हैं? और वो अकेले नहीं थे,
उस समय बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले उनके साथ उनके लाखों अनुयायी थे। अकेलों ने बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं करा है, बल्कि उनके साथ में उनके लाखों अनुयायी थे। तो वो जगह जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण करा है उसे क्या कहते हैं? और दीक्षा भूमि कहाँ है? नागपुर में। ऐसे कहेंगे, देखिए 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया है, अकेले नहीं थे वो, उनके साथ उनके लाखों अनुयायी थे। तो वो कहलाती दीक्षा भूमि। कहां है? नागपुर में। एक ऐसी नाम सुनोगे आप, चैत्य भूमि। वो दीक्षा भूमि है, चैत्य भूमि है। पूछेगा कोई कि चैत्य भूमि कहां है, तो चैत्य भूमि मुंबई में है। अच्छा, मुंबई कह दो या बंबई कह दो। मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी जो कर्म भूमि है वो बंबई है। कर्म भूमि क्या है? बंबई। जितनी भी संस्थान, अखबार, सब कहां से निकाले थे उन्होंने? बंबई से निकाले थे। महार आंदोलन, काला राम मंदिर आंदोलन, पार्वती मंदिर आंदोलन, जितने भी सत्याग्रह किए वो भी सबके सब कहां से किए? बंबई से। तो उनकी कर्म भूमि थी। कहते हैं इसी भूमि पर उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया है। बौद्ध धर्म में किसी की डेथ होने को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। इसका मतलब यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे यहां 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर वी आर अंबेडकर ने को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। मतलब उन्होंने अपना जीवन अंतिम समय यहीं पर बिताया था। और अंतिम लाइन, आखिरी लाइन ये है इस हेडिंग की कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिला वो था भारत रत्न। कभी कभी आप नाम सुनते होंगे, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहते हैं भारत रत्न से सम्मानित थे और उनको भारत रत्न मिला था 1990 में। लो जी, कंप्लीट टॉपिक है। एसएससी के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सवाल आते हैं। जब भी अगर सवाल आएगा तो तुम्हारे इस पार्ट से मिलेगा। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां हमने कोई कसर छोड़ी हो। ठीक है, ये इतिहास है, ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप। मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का नया सलीका पढ़ रहे हैं आप। कैसे चीजों को मैनेज किया जाएगा, संस्थान देख रहे, पत्र पत्रिकाएं देख लें, उनके मूवमेंट देख लिए, उनके जीवन की जर्नी हमने देख ली। ठीक है, चलिए भाई। इससे पहले हमने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कराई थी, एनी बेसेंट की बात हो गई है, बाल गंगाधर तिलक साहब की बात हो गई है ना। चलिए अब हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। दो समाज जरूर पढ़ के जाए, एक ब्रह्म समाज, एक आर्य समाज। ये एसएससी के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ये धर्म सुधार मूवमेंट है। ठीक है, चलिए भाई दूसरा हेडिंग बनाएंगे। अब